जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जिससे हमको हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में जो है वो सरलता से पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपनी दशा के बारे में, दिशा के बारे में, गोल्स के बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं शादी में जांचने के लिए। कोई भी आप लेमैन हो, समझ लीजिए हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि हमको कैसे गुण मिलान करने हैं, कैसे हमको अपने विवाह का आकलन करना है। बस अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी शादी से रिलेटेड जीवन में सरलता आने वाली है या हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी हमारे साथ आने वाली है, और फिर उसके लिए क्या उपाय किए जाएं या उसका परामर्श लिया जाए या हमारा विवाह को कैसे मधुर बनाया जाए, वो तब उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये लोकेट करना है कि भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है, हमको यहाँ से सरलता से पता चल जाएगा जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। और आप उसमें लिख भी सकते हैं, अपने खुद का एक बना लीजिए कागज़ पेन लेके कि हाँ ये वाला पॉइंट मेरे में ओके है, उसको आप 1 पॉइंट दे दीजिए। फिर आपका दूसरा पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये भी मेरा ठीक है, आप उसमें फिर प्लस करके एक दूसरा पॉइंट दे दीजिए। तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमको कितने प्लस पॉइंट मिले हैं और कितने माइनस पॉइंट मिले हैं। इससे आपको सरलता हो जाएगी। देखिए तो देखिए पहला पॉइंट ये है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए विवाह जैसी चीज़ ऐसा है कि देखिए प्रभु ने लिखा हुआ है किसको किसके साथ जुड़ना है, किसको किसके साथ मिलना है, कौन किसके साथ आएगा, कर्मों का लेखा जोखा एक दूसरे के साथ निभाएगा या एक दूसरे के ऋण उतारेंगे या एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से रहेंगे, मधुरता से रहेंगे। ये लिखा पहले से ही हुआ है सबके चार्ट में। हाँ वो एक अलग बात है कि सबको अपने जीवन में उस चीज़ का भुगतान अवश्य करना पड़ता है, चाहे वो प्रेम पूर्वक करे और चाहे देखिए किसी प्रकार के कष्ट या परेशानी आए उससे करे वो। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, आपको बड़ी सरलता से एक चीज़ देखनी है कि आपका जो लगन का लॉर्ड है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं D1 चार्ट की, लगन की। अब आपका जो लगन का लॉर्ड है आप वो देख लीजिए आपके 7th हाउस, 7वें स्थान के स्वामी से कैसे बैठा हुआ है। इन द सेंस कि आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड हुआ शुक्र। अब आपका मंगल जो है लगन का लॉर्ड शुक्र से कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि मंगल 1st हाउस में है और शुक्र आपका 4थे स्थान में बैठा है, तो ये एक दूसरे से केंद्र में हो गए। केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, यानी कि मंगल आपके चार्ट में 1st हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र आपके चार्ट में उसी के साथ बैठा है या 5th में बैठा है या 9th में बैठा है। ये त्रिकोण स्थिति होती है, ये भी अच्छी है। केंद्र वाली स्थिति है, ये भी अच्छी है। यहाँ पे आपको फिर देखना है कि जो मंगल है आपका लगन का लॉर्ड है, सॉरी जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो शुक्र से षडाष्टक पोजीशन में बैठा है, यानी कि मंगल आपका 1st हाउस में बैठा है, शुक्र आपका, उदाहरण हम लोग ले रहे हैं जैसे कि मेष लगन का, तो 7th हाउस का लॉर्ड हुआ शुक्र। शुक्र ऐसी स्थिति में 6ठे में बैठा हुआ है, एक दूसरे से ये षडाष्टक पोजीशन में हो गए 6th और 8th। तो हमें पता चल गया शादी से रिलेटेड हमारे कई कर्मास हैं जो हमको एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, तो हमको पता चल गया, यहाँ पे हमने माइनस पॉइंट लिख दिया। उसी तरीके से अगर लगन का लॉर्ड आपका मंगल उदाहरण के तौर पे 1st में बैठा है और शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ये एक दूसरे से 2nd और 12th पोजीशन में हो गए।
ये पोजीशन भी देखिए अच्छी नहीं मानी जाती है, सेकंड और 12th वाली पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन अब जैसे ऐसे केस में अगर हम बात करेंगे कि मेष लगन का चार्ट है, मंगल अपने घर में बैठा है, शुक्र दूसरे घर में बैठा है, वो भी अपनी राशि में, तो ये उत्तम माना जाएगा, ये खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति मान लीजिए कि मंगल बैठा हुआ है 7वें स्थान पे, ऐसी स्थिति में मेष लगन का चार्ट है, मंगल 7वें में बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है 8वें स्थान में, तो ये भी एक दूसरे से सेकंड और 12th पोजीशन में आ गए और ये स्थिति खराब भी है, पत्रिका मांगलिक भी बन गई। दूसरी बात, शुक्र 7वें स्थान का स्वामी जो है अपने से दूसरे स्थान पे यानी कि अष्टम में चला गया। अब लगन का लॉर्ड और शुक्र एक दूसरे से सेकंड और 12th पोजीशन में आ गए, ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो हमने वहाँ पे लिख लिया माइनस। और अब आपका मंगल लास्ट में बैठा हुआ है मान लीजिए लगन में, और शुक्र बैठा हुआ है आपका 3rd या 11th हाउस में आपका शुक्र बैठा हुआ है, तो ये भी पोजीशन आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड पोजीशन, सही पोजीशन है, लेकिन कई मायनों में ये भी खराब हो सकती है। लेकिन आप इसको प्लस का ही पॉइंट देंगे। मान लीजिए आपका मंगल बैठा हुआ है मेष में, मेष लगन में, और शुक्र आपका बैठा हुआ है मिथुन में या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन आप देख लेंगे, तो आपको पता चल गया मोटा मोटी कि हाँ भाई हमारा जो है वो लगन लॉर्ड से 7th हाउस का लॉर्ड कौन सी पोजीशन में बैठा है। अगर सेकंड 12 में हुए, 6 8th में हुए, तो ये पोजीशन खराब है। दूसरा, आपको सरलता से ये चीज़ देख लेनी है, सरलता से, कि आपके चार्ट में लगन में और 7th हाउस में राहु और केतु तो नहीं बैठे हुए हैं। यही पोजीशन अगर D9 में भी यानी कि नवमांश चार्ट में भी बन के आती है, राहु और केतु 1st में और 7th में बैठे हुए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए अब की बार का जीवन जो है हमारा वो मैरिज से रिलेटेड बातों के अंतर्गत ही आता है और उसी से रिलेटेड हमारा कर्मा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर राहु 1st हाउस में या केतु 7th में या राहु 7th में और केतु 1st में बैठा हुआ है तो इससे शादी खराब ही हो जाएगी, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट है। हमारे जीवन का कार्मिक पैटर्न हमको स्वयं से और शादी से जोड़ देता है। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय बन के आ जाता है कि भाई देखो, शादी से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या वो देरी से शादी हो या वो ना हो, या होने के बाद हमको प्रॉब्लम आए, ये वाली स्थिति यहाँ पे बनने की चांसेस 90% रहते हैं। तो आपने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि लगन के लॉर्ड से 7th हाउस का लॉर्ड कैसी स्थिति में बैठा है, आपने उसका नंबर लिख लिया। आपने लिख लिया कि 1st हाउस और 7th हाउस में हमारे जो है राहु और केतु लगन कुंडली में, और यही अगर नवमांश में भी बैठे हुए हैं तो ये भी एक प्रकार का माइनस पॉइंट हो जाता है। अब फिर आप तीसरा पॉइंट देखेंगे कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति कैसा है। बृहस्पति देखिए हमारे आपके सबके लिए, कोई भी व्यक्ति हो उस सबके लिए एक ब्लेसिंग्स का कारक है, प्रभु का आशीर्वाद है। बृहस्पति महाराज जहाँ पे भी बैठे होते हैं, जिस स्थिति में भी बैठे हुए होते हैं, वो हमारे लिए उस घर से रिलेटेड शुभता करते हैं। छठे में भी अगर हमारे पत्रिका में बृहस्पति बैठे हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कष्ट, परेशानी, रोग, इन सारी चीज़ों से आपकी वो रक्षा करें, या उस समय आपका विवेक या समझदारी बनी रहे, भगवान की कृपा से कोई हेल्प आपको प्राप्त हो जाए। तो बृहस्पति देखा जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छे परिणाम या शुभ परिणाम देते हैं। वो अलग बात है कि बृहस्पति किसी के चार्ट में बहुत ही ज़्यादा खराब है, नीच के हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में बृहस्पति बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो बृहस्पति से रिलेटेड हमारे या आपके चार्ट के किसी के भी चार्ट में जो है वो अवश्य पास्ट लाइफ कर्मा बताता है, और जिसकी वजह से हमको उनकी मदद नहीं मिल पाती है और हम और बिगाड़ लेते हैं ऐसी स्थिति को, अपने आप को सात्विकता से या धर्म से या ज्ञान से दूर रख के हम अपनी स्थिति को और बिगाड़ लेते हैं यहाँ पे। खैर, यहाँ पे बात हो रही है कि बृहस्पति आप आकलन कर लीजिए आपके लगन चार्ट में कैसा बैठा हुआ है। शुभ घरों में बैठा है, मित्र राशि का बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है, अपनी राशियों का बैठा हुआ बृहस्पति
उत्तम माना जाएगा। अब बृहस्पति को आपने आंक लिया कि हाँ बृहस्पति हमारे चार्ट में अच्छा है, तो ओवरऑल बृहस्पति का आकलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए घर परिवार के लिए, पैसे के लिए, बच्चों के लिए, भाग्य के लिए, हमारी वेल विशर्स के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए सबसे ज़रूरी काम है। अगर पत्रिका में बृहस्पति खराब है तो आप यकीन मानिए शादी से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, सभी को आएंगी। अगर बृहस्पति हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है, वीक है बहुत ज़्यादा, अवश्य हमको, क्योंकि उसका हमको आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं हो पाती हैं ऐसे केसेस में। अब हमने देख लिया बृहस्पति हमारे चार्ट में स्ट्रांग बैठा हुआ है, हमने उसमें एक प्लस पॉइंट लिख लिया, और साथ में हमने देख लिया कि बृहस्पति हमारे चार्ट में भाई नेगेटिवली बैठा हुआ है और बहुत वीक है, हमने वहाँ पे माइनस लिख लिया। अब हमको दूसरा काम क्या करना है, ये देखना है कि बृहस्पति हमारे 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कैसा बैठा है। यहाँ पे भी वही चीज़ देखनी है जो फर्स्ट पॉइंट में थी, लगन का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। उसी तरीके से हम बृहस्पति का भी आकलन कर लेंगे कि हम अपने 7th हाउस के लॉर्ड से देख लें कि वो कहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, या वहाँ से केंद्र में बैठा है, या वहाँ से त्रिकोण में बैठा हुआ है, या 3rd और 11th में बैठा हुआ है, या एक दूसरे से 2nd और 12th हैं, 6th और 8th हैं। हमने ये देख लिया, हमको पता चल गया वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है हमारा बृहस्पति हमारे 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, और वैसे भी हमारे चार्ट में बृहस्पति स्ट्रांग बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई हमारी स्थिति जो है शादी में जो है वो पॉजिटिव बन के आती है, इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, बृहस्पति हमको ये बताते हैं। अच्छा, उसकी के बाद आपको फिर नेक्स्ट चीज़ और क्या देखनी है सरलता से, शुक्र को। शुक्र ओवरऑल मैरिज का कारक है। जैसे बृहस्पति मैरिज में सुख का कारक है, मैरिज में आनंद का कारक है, बृहस्पति के बिना मैरिज संभव ही नहीं है क्योंकि वो उसकी ब्लिस है, शादी के बाद की ब्लिस है बृहस्पति। तो अगर हमने बृहस्पति को आंक लिया, अब हमारी शादी एक्चुअलिटी में हमको अगर देखनी है तो हम शुक्र महाराज को भी देखेंगे क्योंकि वो असली मैरिज के कारक हैं हमारे जीवन में। हमने अपने चार्ट में शुक्र को देख लिया कि कैसा बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, शुभ राशि में है, मित्र राशि में है, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ तो नहीं बैठा है, और या 6th में बैठा है, 8th में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे, या नीच का है प्लैनेट शुक्र जो है, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमको मैरिज से रिलेटेड सुख प्राप्त होने की जो हमारी संभावना है वो कम हो जाती हैं, तो हम उसमें माइनस लिख देंगे। यहीं पे हम शुक्र को भी 7th हाउस के लॉर्ड के साथ देख लेंगे कि वो कौन सी पोजीशन में बैठे हैं। शुक्र को भी हमने 7th हाउस के लॉर्ड के साथ चेक कर लिया कि ये भी केंद्र में, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो हमारे 7th हाउस के लॉर्ड के कहीं षडाष्टक तो नहीं बैठे हैं 6th 8th में, या 2nd और 12th में, ऐसी स्थिति में तो नहीं बैठे हुए हैं शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड के साथ। तब ऐसी स्थिति जो है आप मान के चलिए खराब हो जाती है। अब मान लीजिए मेष लगन का चार्ट है और 7वें स्थान का स्वामी शुक्र ही है, जिसके साथ हम लोग कह रहे हैं कि शुक्र को आप पेयरिंग करिए। अब 7वें स्थान का स्वामी शुक्र है, वो 6ठे में बैठा हुआ है नीच का होके, साथ में उसके राहु केतु ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, और 7वें स्थान से भी वो 12वें चला गया है। अब हमको पता चलता है कि मैरिज से रिलेटेड हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमने ये आंक लिया, हमने प्लस माइनस लिख लिया, इसमें प्लस मिला, इसमें माइनस मिला। हमने देख लिया कि अभी तक हमको क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं प्लस में और क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं माइनस में। उसके बाद आप आ जाएंगे D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में, जो शादी के लिए सबसे परफेक्ट चार्ट होता है, या उसके बिना शादी को देखना जो है वो मूर्खता होगी। मैं ये कहूँगा कि आपने नवमांश चार्ट को देखा। अब नवमांश चार्ट में आपने लगन यानी कि फर्स्ट हाउस को देखना है। नवमांश के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट, ये याद रखिए, जीवन भर आपको मैरिज से रिलेटेड फल देता रहेगा, अच्छे या बुरे। इस बात को याद रखिए, ये फल आपको मैरिज के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक
मिलते रहेंगे। इसीलिए ये प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे चार्ट में नवमांश में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, उत्तम स्थिति है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपको जो है शुभ फल यहाँ पे प्रदान करते रहेंगे अपने गुणों के हिसाब से, समझदारी से, कंटेंटमेंट से, ब्लेसिंग से, सुख से, आनंद से, लाभ से आपको वो देते रहेंगे। बढ़िया बात है, समझदारी रहेगी, विवेक रहेगा आपस में विवाह के। कोई भी चीज़ों के समय में कोई बड़े बुजुर्ग सलाह मशवरा आपको सदैव मिलता रहेगा, या आप खुद भी उसी तरीके से काम करने वाले होंगे, ऐसी स्थिति में बताता है। लेकिन ये कोई एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं है कि बृहस्पति आपका नवमांश में फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो आपकी शादी अच्छी ही होगी। और भी कई चीज़ें जो मैं आपको पीछे बताता चला आ रहा हूँ, जो आप प्लस माइनस करके पॉइंट दे रहे हैं, वो भी आना है। हाँ, ये अलग बात है कि जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आप अपनी सात्विकता, समझदारी, ज्ञान ये बरकरार रखेंगे मैरिज में, ये वो बताता है। तो एक ये गुड पॉइंट में आ जाएगा। चंद्रमा बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट, शुक्र बैठा हुआ है, बुध महाराज बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में D9 के, और अगर वो मित्र राशियों में बैठे हैं, अपनी राशियों में बैठे हैं, तो ये शुभ फल यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। वहीं पे मान लीजिए अगर मंगल महाराज बैठे हैं D9 के लगन में, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप ये याद रखिए ये मंगल जीवन भर आपकी शादी को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब चाहे वो लड़ाई झगड़ा, इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस आपस में, इस चीज़ के लिए वो अफेक्ट करें या अपने पॉजिटिव पॉइंट से अफेक्ट करें, यानी कि हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी शादी में, एक हमेशा एनर्जी बनी रहेगी, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सबल प्राप्त करवाएंगे। अब मंगल वहाँ पे फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि में बैठा हुआ है? नवमांश में अपनी राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, मित्र राशियों का बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें और तय करेंगी कि मंगल नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा आपको सारा समय पूरी शादी में, या आपको वो पॉजिटिवली मदद करेगा। अब अगर मान लीजिए नवमांश जो है वो मेष लगन का है और मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। आप जैसे मिथुन लगन का नवमांश है, वहाँ पे मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक विचारणीय विषय है कि भाई नहीं, अब नवमांश लगन में मिथुन लगन है, मिथुन लगन के लिए जो मंगल है वो मारक प्लैनेट है और वो फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो ये हमको परेशानी, कष्ट, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें दे सकता है, या बातचीतों में या आपस में जीवन में चलने में हमेशा ही एक आपाधापी और एक झिकझिक और लड़ाई झगड़ा रहा, वो ये शो कर सकता है। मिथुन में बैठा हुआ है तो बात बात में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना, आप उसको ऐसे देख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे नवमांश में मंगल बैठा है और वो नेगेटिव बैठा है, हमने माइनस लिख दिया, या पॉजिटिव बैठा है तो भी हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे। उसी तरीके से शनि महाराज बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में नवमांश के। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि शनि अगर नवमांश के फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो आप माइनस लिख दीजिए, नहीं। शनि वहां बैठे हुए हैं, कई बार आपको बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा जिम्मेदार, बड़ा मेहनती, बड़ा परिपक्व, बड़ा मैच्योर भी बनाएंगे शादी के बाद। वो ये भी बताते हैं कि शादी ही आपको मैच्योरिटी प्रदान करेगी, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़े, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़े, उसके लिए आपको जीवन भर, जिसको कहते हैं ना, एक सुधार की प्रक्रिया में लाना पड़े अपने आप को या आपके लाइफ पार्टनर को। यहाँ पे शनि जो हैं हमेशा वो चीज़ बताते हैं। और वो एक अलग विषय है कि नवमांश कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे तो कई बार जीवन में बड़ी कोल्डनेस रह सकती है, जीवन में बड़ी दूरियां रह सकती हैं, वो शादी में वार्मथ, वो पैशन, वो लव, वो आपको ना प्राप्त हो। लेकिन ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है कि नहीं ऐसा ही होगा अगर शनि फर्स्ट में नवमांश में बैठेंगे, परंतु वह ऐसा वो शो करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब शनि वहां पे कौन सी राशि के बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो और आगे बताएंगे कि वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए
राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। शादी को आगे चलाने में, पैशन में, आनंद में, सुख के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए ये बहुत अच्छा है D9 में फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना। लेकिन ये जीवन में शादी को लेके कई बार बड़े इल्यूजन्स, बड़े भ्रम, बड़ी कोई भी लाइफ पार्टनर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो सकता है। किसी को किसी के बारे में हो सकता है कोई बातें ना पता हो जो बात में उजागर हो। कोई व्यक्ति एडिक्शंस में जा सकता है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि कई बार कई चीज़ों के भ्रम होते हैं, कई चीज़ों का जैसे हमको लगता है ना कि हाँ हमारी शादी में हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा है, हमको ऐसा बताया गया, बाद में हमें पता चलता है कि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, या शादी के बाद हमको खुद 100 प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने पड़ते हैं, हम खुद बदल जाते हैं। हम पहले सात्विक थे, हम बाद में व्यभिचारी हो गए, वो ये तक बताता है। और उसके कई कारण हो सकते हैं कि हम गलत क्यों हो गए या हमने गलत रास्तों को क्यों अपना लिया। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि ये स्टेबल प्लैनेट नहीं है। ये कई चीज़ों को उजागर कर देता है। घर की कोई प्रॉब्लम्स हों उजागर हो जाएं, लड़ाई झगड़े हों उजागर हो जाएं, कोई भी माइन्यूट बात घर के बारे में, मियाँ बीबी के बारे में कोई बात हो रही है, पति पत्नी के बारे में कोई भी बात है, वो पता चला पब्लिकली आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये खराब कर देता है। केतु फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हुए हैं नवमांश चार्ट में, तो कई बार ये बताते हैं कि मैरिज को लेके जो हमारा आउटलुक है वो बड़ा डिवाइन है, वो बड़ा आत्मिक है। हम एक स्पिरिचुअलिटी लेवल से एक मैरिज को आंकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैरिज में हर प्रकार का ज्ञान, धर्म, शुचिता हर प्रकार का बना रहता है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि अगर केतु महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं नवमांश चार्ट के, तो कई बार जीवन में हमको पृथकता दे देते हैं। कई बार मैरिज हमको बड़ी गलत महसूस होती है, कई बार मैरिज होती नहीं है, कई बार मैरिज का हमारा मन ही नहीं होता है, कई बार मैरिज के लिए हम तैयार ही नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से हम मैरिज के पैरामीटर में फिट ही नहीं बैठा सकते हैं अपने आप को। कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। और कई बार केतु फर्स्ट हाउस में नवमांश में बैठा हो तो वो बिल्कुल शो कर देता है कि मैरिज के बाद हमारी लाइफ बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। हमको बड़ा एक कार्मिक रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। कहते हैं ना कि हमको अपने पूर्व जन्म के कोई कर्म देखने पड़ रहे हैं। तो केतु यहाँ पे हमारी लाइफ को पूरा छिन्न भिन्न कर देता है और बहुत ज़्यादा पेन प्रदान करता है मैरिज को लेके अगर वो यहाँ बैठा हुआ हो। तो हमने देख लिया कि हमारे नवमांश चार्ट में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो कौन सा है, कैसी स्थिति में बैठा हुआ है वो, क्योंकि हमको जीवन भर रिजल्ट देने वाला है, अच्छा या बुरा यहाँ रिजल्ट देने वाला है। उच्च का बृहस्पति, अपनी राशि का बैठा हुआ बृहस्पति यहाँ पे फर्स्ट हाउस में नवमांश में बैठा है, जीवन भर आपका मैरिज में मदद करने वाला है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी कष्ट हो, हमेशा आपके लिए आशीर्वाद के रूप में वो खड़ा रहेगा, ब्लेसिंग्स के रूप में। बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बताया कि भाई नवमांश में हमारे फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हुआ है मान लीजिए। अब यहाँ पे आदमी अच्छी स्थिति होती है, यहाँ पे आदमी अपनी मैरिज में हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, हमेशा उसके जीवन में जो है एक गति बनी रहती है, नई चीज़ें करना, नई चीज़ें सीखना, बातचीत करना। आदमी अपनी शादी में एक प्रकार का मित्र ढूंढ लेता है, उसके लिए एक प्रकार का ये जो शादी है वो आगे बढ़ने का प्रयास भी होता है, साथ का भी प्रयास होता है, मित्र का भी प्रयास हो जाता है। तो बुध का बैठा होना D9 के फर्स्ट हाउस में अच्छा माना जाता है। अब उसके लिए प्लस पॉइंट लिखेंगे, हाँ, बशर्ते कि D9 में अब बुध के साथ केतु भी बैठे हुए हैं, बुध के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति चेंज हो जाएगी। अब आप देखेंगे नवमांश के फर्स्ट हाउस में पता चला सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमको तुरंत पता चल जाएगा कि जीवन में हमारे ईगोज या हम लोगों के बीच का जो आपस की मान्यताएं हैं वो टकराने वाली हैं। इन सारी चीज़ों से हमको शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कौन बड़ा, कौन ऊंचा, तू, मैं, अच्छा, बुरा,
एक दूसरे के साथ, ये बहुत होगा। प्रेम, समर्पण, एक दूसरे के साथ सात्विकता, एक दूसरे के साथ धर्म, ऐसा रहेगा नहीं। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो पर्याय बन जाएगा सदैव के लिए। तो हमको ये भी देखना है कि किस प्रकार का फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली में कंजंक्शन बन रहा है। मंगल और शनि ही बैठे हैं। जैसे मान लीजिए मंगल जो है वो लड़ाई झगड़े का कारक है, शनि बैठे हैं, ये विकट पोजीशन है। लेकिन ये ऐसी पोजीशन है कि आदमी सहता चला जाता है, करता चला जाता है। और उसी के विपरीत मान लीजिए नवमांश में मंगल और राहु बैठे हैं, तो इस प्रकार का उपद्रव जिसमें पूरी दुनिया को पता चल जाए, यहाँ पे पूरा घर में क्या चल रहा है, क्या कारनामा चल रहा है, ये यहाँ पे पता चल जाए, तो हम इन चीज़ों से पता चला लेंगे कि भाई हाँ, हमारे नवमांश के फर्स्ट हाउस में क्या स्थिति बन रही है। भैया माइनस पॉइंट लिखें कि प्लस पॉइंट लिखें, आपने ये लिख लिया। उसके बाद देखिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो नवमांश का D9 का ही जो 7वां स्थान है, वहाँ से आपको देखना है 5th हाउस। 7वें स्थान से जो 5th हाउस होता है उसको आपको क्यों देखना है? क्योंकि देखिए जो नवमांश का 11वां स्थान होता है, यानी कि 7th से आपके नवमांश के 7th हाउस से जो 5th हाउस होता है, वो हमको बताता है कि हमारी शादी को लेके हमको प्रॉब्लम्स मिलेंगी या हमको सॉल्यूशंस मिलेंगी, हमको वो ये बताता है। यहाँ पे आप उसको इस तरीके से लेके चलिए। अब आपके 11th हाउस में नवमांश चार्ट में मान लीजिए राहु बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे हमको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ये पता चलेगा कि भाई किसी भी प्रकार का कोई व्यसन, कोई छुपाव, कोई जुआ, कोई सट्टा, कोई शराब, कोई लॉटरी या अपने पथ से भटक जाना या इस प्रकार का जीवन जीना कि जो कि बिल्कुल भी ऑन द लाइन ऑफ सात्विकता या मैरिज को चलाने के लिए नहीं होता है, हमेशा उड़ा उड़ा जीवन अपना जीना, हमको पता चल जाएगा 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, दूसरा आपको यहाँ पे क्या स्थिति देखनी है, इसी वाले पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको नवमांश में देखना है कि 3rd हाउस में क्या बैठा हुआ है। वजह क्योंकि वो नवमांश में 7th हाउस से 9th होता है। इसका मतलब कि आपको जीवन में हल मिलेगा या आपको प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। आपको 11th से क्या पता चला, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन है आपका लाइफ मैरिज। और 3rd से क्या पता चला कि अगर प्रॉब्लम है तो क्या वो सॉल्व होंगी हमारे जीवन में, हमको 3rd से ये पता चलता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपके राहु बैठा हुआ है नवमांश के 11th हाउस में बैठा है भाई, ठीक है, हमारे जीवन में अनर्गलता हो सकती है, हमने देख लिया। अब 3rd हाउस में आपके बैठा हुआ है बृहस्पति, अपनी राशि का, मित्र राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नवमांश में 11th हाउस में बैठा हुआ राहु किसी भी प्रकार की परेशानी हमको प्रॉब्लम्स देगा, तो 3rd हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति यानी कि हमारी विवेक, समझदारी या बाहर का कोई जो एक एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, ऐसा कोई व्यक्ति हमारी शादी में मदद कर देगा जिससे कि हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए राहु अगर आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति में आपके नवमांश में 3rd हाउस में, जो कि नवमांश के 7th से 9th होता है, वहां बैठ गया मंगल। अब एक तो यहाँ पे राहु के बैठने की वजह से दुराव, छुपाव, एक्स्ट्रा मैरिटल, शराब, नशा, जुआ, सट्टा, ये वाला एक पोजीशन हमको देखने को आ रही है लाइफ पार्टनर में या मैरिज में। और दूसरी तरफ बैठ गया मंगल 3rd हाउस में, तो समझाने वाला कौन बचा यहाँ, तो वो चीज़ें और विस्फोटक रूप ले लेंगी। तो हमें पता चल गया कि नहीं भैया यहाँ मामला गड़बड़ है। अब उसी तरीके से जैसे कि नवमांश चार्ट में 11th हाउस में मान लीजिए किसी के बैठ गया मंगल, अब ये वाली स्थिति बताता है कि भाई शादी को लेके हमारे
प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, यहाँ पे हमने माइनस लिख लिया। राहु बैठा था अगर 11th हाउस में नवमांश में तो हमने माइनस लिख लिया। अब मंगल बैठा है तो हमें मालूम है लड़ाई झगड़ा, अब्यूजिवनेस, इम्पल्सिवनेस, रैशनेस, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। शादी को लेके गुस्सा, आपस में लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक बनी रहेगी भैया हमारे में। अच्छा, क्या इस प्रॉब्लम का हल होगा शादी में कि नहीं होगा, वो बताएगा हमारे नवमांश का 3rd हाउस। ऐसी स्थिति में वहां पे 3rd हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहां पे वो क्या बताता है कि देखिए प्रेम से, इमोशंस में, किसी महिला के द्वारा, माता के द्वारा ये स्थिति जो है वो डाइल्यूट हो सकती है। शांति यहाँ पे ग्रहण करना हमारे लिए आसान होगा। चंद्रमा जो है उस चीज में हमारी मदद करेगा मंगल को कूल डाउन करने में। शुक्र बैठा होगा, प्रेम से एक दूसरे के और उपाय करते हुए बनेंगे। हमको पता है कि अब हमको शुक्र के थ्रू उपाय कर लेना है। कोई स्त्री हमारे मैरिज में हमको मदद कर सकती है यहाँ पे ऐसी स्थिति में, तो जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, वो हमारी दूर हो सकती है। या हम शुक्र को लेके कोई उपाय कर लें या हम चंद्र को लेके कोई उपाय कर लें, उससे हमारे बीच की बात बन जाती है। अब ऐसी ही स्थिति में मंगल आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में, और 3rd हाउस में बैठ गया केतु मान लीजिए, तो यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा, डिटैचमेंट और तलाक का रूप ले लेगा कि नहीं हमको अब साथ में रहना ही नहीं है, ये माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए, नवमांश में 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर शुभता के साथ बैठा हुआ है, यानी कि अपनी राशि का, मित्र राशि का शुभ प्लैनेट है, यहाँ बृहस्पति है, बुध है, अच्छा चंद्रमा बैठा है, अच्छा शुक्र बैठा हुआ है, या अगर मंगल, शनि ऐसे प्लैनेट बैठे भी हुए हैं तो वो अपनी राशि के बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तब वो अपने कारक तत्वों से आपको मदद करेंगे, आपको सॉल्यूशंस प्रदान करेंगे। आप उसको ऐसा कह सकते हैं। 11th हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको शादी के ऊर्जा से, साथ से, सपोर्ट से, हर प्रकार की कष्ट से लड़ने की आपको मदद प्रदान करेगा यहाँ पे, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करवाएगा। लेकिन यही अगर मंगल नवमांश में, मंगल जो है मारक प्लैनेट है, वो अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है और मान लीजिए वो शत्रु राशि का बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। साथ में ही अगर नवमांश में 3rd हाउस में भी उसको सपोर्ट नहीं मिला, साथ अच्छा नहीं मिला, 3rd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट ना बैठा हुआ हो जो मंगल को नीचा करे या उसको नीचे दबाए, बात को डाइल्यूट करे, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो और चीज़ को भड़का देगा। तो फिर हमारे बीच में हमें पता है कि अलगाव होना, तलाक या लड़ाई झगड़े की पोजीशन बनी रह सकती है हमारे जीवन में। तो हमने वहाँ पे माइनस लिख दिया। तो हम पॉइंट्स करते चले आए, हमको पता भी चल रहा है, हमको 6 प्लस मिल चुके हैं, 2 माइनस है। हमें पता चल गया कि हाँ हमारी शादी भैया बढ़िया रहने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो सबके साथ होता है छोटा मोटा, वो हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जब पॉइंट्स शुरुआत से जो मैंने आपको बताया है कि आपको देखना है कि आपका जो लगन का लॉर्ड है वो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कैसा बैठा है, वहाँ से जब आप पॉइंट्स +1 -1 कर रहे हैं और जब आपको ये पता चल गया कि भैया हमको अभी तक मिला है -6, अब आपको पता है कि हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हमको उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखे बिना हमको शादी करना बिल्कुल उचित नहीं है, या शादी हमारे लिए लिखी भी है कि नहीं लिखी है, ये जांच लेना उस समय परम आवश्यक हो जाता है। लास्ट का पॉइंट, और ये मैंने देखा है हमेशा काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। यहां मैं आपको बता रहा हूं आरूढ़ लगन के बारे में और हमारे दारापद के बारे में, 7th हाउस का। मैं आपको धीरज से समझाता हूं, धीरज से समझ लीजिएगा, और ताकि फिर आप अपने चार्ट में सरलता से इससे भी आकलन कर पाएं अपने मैरिज का। ये जरूरी है, आवश्यक है। और
सरल भी है ताकि आप इसको सही से समझ जाएं। देखिए, आपका लगन का लॉर्ड जो भी होगा, मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूं, अब हम लोग वापस लगन कुंडली पे आ गए हैं। आपके लगन का लॉर्ड मान लीजिए बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो आपको उतने ही स्थान आगे गिनना है अपने आरूढ़ लगन को पाने के लिए। आरूढ़ लगन वो लगन होता है जो हमारे जीवन की इमेज को बाहर की दुनिया में दिखाता है। मान लीजिए, इसका मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण अभी दे रहा हूं कि मान लीजिए आप देखा जाए कि आप मेष लगन के हैं, बड़े इंपल्सिव, बड़े तेज, बड़े लीडरशिप क्वालिटी वाले, ये आपका लगन आपको शो करता है। लेकिन अगर आपका आरूढ़ लगन बन के आता है, मान लीजिए कर्क में आपका आरूढ़ लगन ऐसी स्थिति में बन के आता है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आपका बन के आता है, तो चाहे आप मेष लगन में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आप ऑपरेट करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे कर्क लगन के थ्रू। आप बहुत ज़्यादा नरम, इमोशनल, मुलायम, ये वाली क्वालिटीज़ को ज़्यादा एग्जिबिट करेंगे, ज़्यादा आप प्रदर्शित करेंगे। तो इतना मूल चूल परिवर्तन कर देता है जीवन में आदमी को। अंदर से आदमी दुखी है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो बलवान, उसने ऐसा फेस अपना बनाया हुआ है। तो अलग अलग देखिए हमारा पॉइंट होता है ना, हम होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। तो ये जो दिखते कुछ हैं वाली बात है ना, वो हमारा आरूढ़ लगन है, और जो हम दिखते हैं उसी के हिसाब से हमारा जीवन भी चलता है। ये बात को याद रखिएगा। इसके ऊपर, आरूढ़ लगन के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो एक बार बनाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। खैर, अभी हम लोगों को शादी के संदर्भ में ये चीज को देखना है। मान लीजिए आरूढ़ लगन आपको निकालना कैसे है, ये मैं बता रहा था। आपका लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा है, उतने ही स्थान आप आगे गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन का उदाहरण लेके ही सबको बता रहा हूं। आपका मंगल जो है मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा है, तो आप पूछेंगे आपका आरूढ़ लगन कहाँ है, वहां से 3 स्थान और आगे गिन लीजिए। 3rd हाउस को भी गिनना है, 3rd, 4th, 5th, यानी कि लियो जो है, सिंह लगन जो है, ये आपका आरूढ़ लगन बन के आ गया। आपका मंगल बैठा हुआ है 2nd हाउस में, आपका आरूढ़ लगन कितना स्थान आगे, जो आपका लगन का लॉर्ड है अपने घर से कितने स्थान आगे बैठा है, 2 स्थान आगे। 2 स्थान आपको आगे गिन लेने हैं। जैसे कि अगर मेष लगन का चार्ट है और मंगल आपका बैठा हुआ है 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस को भी गिनिए और 3rd को भी गिनिए। वहां से आप 2 स्थान आगे आपका आरूढ़ लगन बन जाएगा मिथुन। आपका मेष लगन का चार्ट है और आपका मंगल बैठा हुआ है 5th में। अब आपका आरूढ़ लगन कहां बन के आ गया, आपका आरूढ़ लगन बन के आ गया 5 स्थान आगे, यानी कि 9th में आ गया ना, क्योंकि लगन से 5th में अगर मंगल बैठा है, 5 स्थान आगे बैठा है, उतने ही स्थान आप और आगे गिन लीजिए, तो 9th में आपका आरूढ़ लगन आ गया। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं, वो सुन लीजिए। अगर आपका लगन का स्वामी 1st में और 7th में बैठा हुआ है, 1st में अगर आपका लगन का लॉर्ड 1st में ही, मेष लगन का चार्ट है, मंगल 1st में ही बैठा है, या मेष लगन का चार्ट है और मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है, तब आपका आरूढ़ लगन कहां पे आएगा, 10th में, कैप्रिकॉन में। जो भी आपका लगन है, अगर आपका टॉरस लगन है मान लीजिए, और आपका शुक्र जो है वो 1st हाउस में बैठा है, आप पूछ रहे हैं मेरा आरूढ़ लगन कहां आएगा, तो वो आएगा 10th में। 1st में अगर बैठा हो, 7th में अगर आपके लगन का लॉर्ड बैठा होगा, तो आपका आरूढ़ लगन कहां आएगा, 10th में। उसी तरीके से दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो लगन का लॉर्ड है वो 4th हाउस में बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो। 4th में आपका लगन मान लीजिए मेष है और वो बैठा हुआ है 4th में, कर्क राशि में, या आपका लगन मेष है और आपका जो लगन का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 10th में। 4th और 10th में जब बैठा होगा, तब आपका आरूढ़ लगन कहां बन के आएगा, 4th में। ऐसी स्थिति में 4th में बन के आएगा, 4th में ही बन के आएगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हमने अपना आरूढ़ लगन ढूंढ लिया। अब मान लीजिए मैं आपको एक
आगे और बताने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि मान लीजिए अब आपका जो लगन का लॉर्ड है, जैसे आपने आरूढ़ लगन अपना खोज लिया, अब आपका वो बैठा हुआ है मेष लगन है और आपका मंगल जो है मान लीजिए 4th हाउस में बैठा हुआ है कर्क राशि में। अब आपको मैंने बताया था कि अगर 4th में या 10th में बैठा होगा मंगल तो आरूढ़ लगन कहाँ बन के आएगा, 4th में ही बन के आएगा ऐसी स्थिति में। अब 4th का स्वामी कौन है, चंद्रमा। अब आपको इस चंद्रमा को याद रखना है कि चंद्रमा आपने लिख लिया, मेरे आरूढ़ लगन का स्वामी चंद्रमा है। अब दूसरा स्टेप, दारापद या A7 आरूढ़, 7th के लॉर्ड का आरूढ़। अब ये क्या चीज होती है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखिए आपका 7th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी बैठा होगा, आप ये मान के चलिए कि उतने स्थान से 7th हाउस से आपका 7th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी बैठा होगा उतने स्थान आगे आप मान के चलिए आपको A7 या दारा पद मिलेगा। ये हमको क्या बताता है, ये मैं आपको बता दूं एक लाइन में। A7 जो है या दारा पद हमको बताता है कि हमारी लाइफ में एक प्रेम, एक सौहार्द, एक आनंद, एक प्लेजर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ये बताता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर के अंदर की चीज़ों से भी कई चीज़ें हमको पता चलती हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड हमारी मैरिज को दिखाता है। 7th हाउस का जो लॉर्ड का पद होगा उसके आगे का स्थान, जितने स्थान वो आगे बैठा होगा, वो वाला लॉर्ड हमको बताएगा कि शादी में हमको आनंद, सुख, प्लेजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका मेष लगन है, अब आपका 7th हाउस का लॉर्ड हो गया शुक्र। शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए ऐसी स्थिति में 9th हाउस में, धनु राशि में, मेष लगन में। 7th हाउस का लॉर्ड अपने स्थान से 3 स्थान आगे बैठा हुआ है, यानी कि धनु में बैठा है। उतने ही स्थान हम फिर से आगे गिन लेंगे। अब हमने धनु से 3 स्थान जब आगे गिने तो हमको मिला कुंभ। अब कुंभ में हमारा A7 या दारा पद पड़ता है। अब हमको पता चल गया कि हमारा जो 11th हाउस है वो A7 है या हमारे 7th हाउस के लॉर्ड का आरूढ़ है या दारा पद है। अब हमने वो नोट कर लिया, ठीक है भाई, हमारा सैटर्न जो है वो A7 का लॉर्ड हो गया। अब हमने आरूढ़ लगन का जो लॉर्ड था चंद्रमा और हमारे A7 का जो लॉर्ड था शनि, ये दोनों हासिल कर लिए, हमने निकाल लिए। अच्छा, इसका चंद्रमा है, आरूढ़ लगन का वो हम लोगों ने लगन के लॉर्ड से देख लिया और 7th हाउस के लॉर्ड से हम लोगों ने देख लिया 7th हाउस के लॉर्ड का पद, उसकी स्ट्रेंथ, उसका बल, उसकी ताकत हमने देख लिया। वो कौन देने वाला है, वो देने वाला है सैटर्न। अब हमको पहले तो एक बात ये कंफर्म हो गई कि ये चंद्रमा और सैटर्न, ये हमारे चंद्रमा हमारे आरूढ़ लगन का स्वामी है और जो हमारा सैटर्न है वो A7 का स्वामी हो गया, हमारे दारा पद का स्वामी हो गया। ये दोनों एक दूसरे से कैसे बैठे हुए हैं? अगर चंद्रमा और शनि, अब हमको यहां पे मैंने जो आपको एग्जाम्पल लेके दिया है ये सबसे कठिन है। अब क्योंकि आप मान के चलिए अगर चंद्रमा और शनि ऐसी स्थिति में आपके चार्ट में साथ में बैठे हुए होंगे तो वैसे भी चंद्रमा और शनि की युति सही नहीं मानी जाती है। ये कई प्रकार की चिंता या परेशानी वैसे नॉर्मली ही देती है। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा आपके आरूढ़ लगन का स्वामी बनता है, शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड के पद का स्वामी बनता है, जब ये दोनों जने साथ में बैठ जाएंगे तो हो सकता है ये सदैव हमको चिंता प्राप्त कराते रहें शादी को लेके। लेकिन यहाँ पे मैं प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में, उनके इफेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आपके आरूढ़ लगन का स्वामी और अगर आपके A7 या दारा पद का स्वामी साथ में बैठे हुए होते हैं, एक साथ दोनों बैठे हैं,
तो आप ये मान के चलिए वो अच्छा माना जाता है, वो प्लस पॉइंट है। यानी कि आपस में आपके जीवन में सौहार्द, प्रेम, आनंद, सुख रहेगा, ये पहला पॉइंट है और ये प्लस है। दूसरा पॉइंट, अगर वो एक दूसरे से आपके चार्ट में 4th और 10th बैठे हुए हैं, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं 4th और 10th में, तो ये भी एक दूसरे के बारे में प्रोटेक्टिव है। मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपका आरूढ़ लगन का स्वामी निकल के आया चंद्रमा, जैसे मैंने बताया है आप उस तरीके से निकाल लीजिए, और आपके 7th हाउस के लॉर्ड का पद वो भी आपने निकाल लिया कि वो ये वाला प्लैनेट सैटर्न बन के आ रहा है। अब आपके चार्ट में जो चंद्रमा महाराज हैं वो बैठे हुए हैं मान लीजिए 1st हाउस में, और शनि बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, केंद्र में हो गए एक दूसरे से, और 4th और 10th हो गए। तो ये एक प्रकार का सपोर्टिव रहता है, मतलब हमारी शादी सपोर्टिव रहेगी, हमारा लाइफ पार्टनर सपोर्टिव रहेगा हमारे लिए, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए हम लोग सदैव खड़े रहेंगे आपस में। अगर ऐसी स्थिति बन के आती है, अगर साथ में बैठे हैं, दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो भी उत्तम है, तो भी ये स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, घुल मिल के रहते हैं। अब आपका मान लीजिए आरूढ़ लगन का स्वामी 1st हाउस में बैठा हुआ है, और आपके चार्ट में जो A7 का लॉर्ड है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे शनि लिया है, वो 7th में बैठा है, एक दूसरे से ऑपोजिट बैठे हैं, 1-7 पोजीशन में बैठे हैं। आरूढ़ लगन का स्वामी और A7 का दारा पद का लॉर्ड, जो जैसे मैंने आपको निकालना बताया, वो जहां पे भी बैठा होगा उससे उतने स्थान आगे गिन लीजिए, वो आपका A7 होता है। अब वो एक दूसरे से 1st और 7th में बैठे हैं। आपने ये देख लिया कि ये पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट है, आपका लाइफ पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट होगा, कोई गुण नहीं मिलते होंगे, वो इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल अलग अलग सारे विषय होंगे, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, हर एक चीज़ अलग होगी, कॉन्ट्रास्ट, बट एक दूसरे के तरफ सदैव अट्रैक्टिव, एक दूसरे के लिए सदैव वांटिंग, वो प्रेम बना रहता है, वांट बनी रहती है, एक दूसरे का सपोर्ट बना रहता है, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो अट्रैक्शन सदैव बना रहता है। तो हमने देख लिया, अगर आरूढ़ लगन का लॉर्ड और A7 का लॉर्ड साथ में बैठे हैं, गुड, +1। अगर हमारे चार्ट में जो है वो आरूढ़ लगन का लॉर्ड और A7 का लॉर्ड अगर एक दूसरे से 4th और 10th में बैठे हैं, तो भी प्लस, गुड। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक दूसरे से वो 1-7 में बैठे हैं, तो भी वो गुड है। अब अगर आपके आरूढ़ लगन का लॉर्ड और A7 का दारा पद का लॉर्ड एक दूसरे से मान लीजिए 6th 8th पोजीशन में बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे उदाहरण लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए आपका आरूढ़ लगन का लॉर्ड है चंद्रमा, और आपके A7 का दारा पद का 7th हाउस के लॉर्ड का पद जो है वो हम लोगों ने शनि निकाला है, यहाँ उदाहरण लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अब वो शनि बैठा हुआ है 8th में, तो चंद्रमा आरूढ़ लगन का लॉर्ड और A7 का लॉर्ड शनि एक दूसरे से हो गए षडाष्टक। ये पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये पोजीशन हमेशा स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा, लोन, बैड हेल्थ इश्यूज, स्ट्रगल्स, हर प्रकार की दुविधा, परेशानी, इन चीज़ों को निभाता है। वो एक परेशानी, दूसरी परेशानी, तीसरी परेशानी, वो बनी रहती है शादी में। हमारे शादी में हम लोग अगर साथ में आते हैं तो कोई ना कोई बुरी घटना होती, कहीं साथ में जा भी रहे हैं आप यूं कह दीजिए, तो लड़ाई झगड़े की संभावना यहाँ पे बनी रहती है, इस बात को याद रखिएगा। तो 6th और 8th में अगर आरूढ़ लगन का लॉर्ड और A7 का लॉर्ड बैठे हुए हैं तो ये कतई अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें आप -पॉइंट लिख लेंगे। अगर आपके आरूढ़ लगन का लॉर्ड और आपके A7 का लॉर्ड एक दूसरे से 5th और 9th पोजीशन में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं हम लोग मेष लगन का, कि चंद्रमा अगर आपका आरूढ़ लगन का लॉर्ड बन के 5th में बैठा है और आपके A7 का लॉर्ड बन के शनि
9th में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे से ये दोनों हो गए 5th और 9th। ये वाली पोजीशन अच्छी है, एक जना इसमें गुरु की या बड़े की भूमिका निभाता है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पोजीशन है कि कई बार बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लव होता है, हमेशा लव में लगे हैं, हमेशा प्रेम में लगे हैं, कई प्रकार की सामाजिक बातों को भूल गए, सामाजिक कई चीज़ों को भूल गए, रीतियों को, नियम को। वो ऐसे लोग हैं कि कहीं पे भी आप जाएंगे तो देखिए वो जुट जाएंगे अपने ही प्रयोजन में जो उनका होगा। तो कई बार वो एक विषय बन जाता है परेशानी का कई चीज़ों में, लेकिन वो अलग संदर्भ है। 5th और 9th का भी पोजीशन अच्छा माना जाता है। अब अगर आपका जो आरूढ़ लगन का लॉर्ड है और आपके जो A7 का लॉर्ड है, जो हम लोग उदाहरण के लिए यहाँ पे चंद्रमा और शनि लेके चल रहे हैं, आपके चार्ट में वो अलग होगा। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने आपको निकाल के ये बताया था। अगर अब वो एक दूसरे से 3rd और 11th में बैठे होंगे तो ये कई बार जीवन में अपनी अपनी इच्छाओं को दर्शाता है। कई बार ये अच्छा रिजल्ट देता है, एक दूसरे की इच्छाएं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जब ऐसी स्थिति हो, वो कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सी राशियों में बैठे हैं, मित्र हैं, क्या हैं, ये चीज़ें देखने, तो फिर एक दूसरे की डिज़ायर्स को एक दूसरा सपोर्ट करके पूरा करने में लगा रहता है। या यहाँ पे बड़ी इंडिविजुअल अप्रोच हो जाती है, तुम अपना देखो हम अपना देखें, या एक जना लंदन रह रहा है एक जना दिल्ली रह रहा है, डिस्टेंस बहुत हो जाता है। तो ये वाली पोजीशन देखने वाली होती है कि एक दूसरे की यहाँ पे पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, अच्छी है या बुरी है। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे चंद्रमा और शनि को ले रहे हैं तो मान लीजिए चंद्रमा आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और आपका जो शनि महाराज हैं वो बैठे हुए हैं मान लीजिए 1st हाउस में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि हो गए नीच के, मेष लगन का हम लोग उदाहरण लेके चल रहे हैं। शनि हमारे जो हैं वो A7 के लॉर्ड बने थे, दारापद बने थे हमारा, वो बैठे हैं 1st में नीच के, और चंद्रमा बैठा हुआ है 3rd में, एक दूसरे से 3rd और 11th हो गए। ये वाली पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दबेगा, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, एक व्यक्ति की कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी उस चीज़ में, दूसरे की ही इच्छा की पूर्ति में वो लगा रहेगा, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये केस देखिए, फिर माइनस लिख देंगे यहाँ पे आप। अब आता है कि अगर मान लीजिए आपका जो आरूढ़ लगन का लॉर्ड है और जो आपके A7 का जो लॉर्ड है, दारापद है आपका, वो एक दूसरे से 2nd और 12th पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपका ऐसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में मेष लगन है और आपके आरूढ़ लगन का लॉर्ड निकल के आया चंद्रमा और A7 का लॉर्ड निकल के आया शनि। शनि बैठा हुआ है 12th में और चंद्रमा बैठा हुआ है 1st में, तो एक दूसरे से क्या हो गए, द्विर्द्वांश 2nd और 12th पोजीशन में हो गए। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। वजह, क्योंकि इस पोजीशन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कुछ भी करता रहे, आसमान से तारे तोड़ के ले आए, उसके लिए कुछ करे, अपना मन या अपना हृदय या अपना घर या अपनी इच्छाएं क्या निकाल के रख दे, दूसरा आदमी उसको कभी अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, कभी रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं। शादी का अगर पूछेंगे तो आप हमेशा यही स्थिति रहेगी कि एक लाइफ पार्टनर एक के लिए करता हुआ मर गया, लेकिन उसका ना कोई नाम हुआ, ना कोई नेक नामी हुई, ना कुछ हुआ। ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, और इसी सिचुएशन से कई बार फिर बाहर के रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पोजीशन को माइनस लिख देंगे। तो आपने ये देख लिया कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके लिए। अगर आप इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं, आकलन कर लेते हैं, सरलता से लिख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे लिए शादी जो है या जो विवाह है, मुझको +5 पॉइंट मिले हैं, 2 माइनस पॉइंट मिले हैं, या मुझको -6 मिल रहे हैं और +1 मिल रहा है, तो शादी मेरे लिए क्या होने वाली है आपको सरलता से पता चल जाएगा। एंड नाउ यू नीड हेल्प, नाउ यू नीड एक्चुअली टू आस्क समबडी कि हाँ भाई हमको मैरिज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार का लाइफ पार्टनर या क्या मैचिंग में मैं देखूं या करूं, तब आपके लिए वो एक चिंतन का विषय बन जाता है।
आशा करता हूं इस वीडियो से सरलता से आप अपनी शादी का आकलन कर पाएंगे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।